चलिए जी, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो खुश आमदीद आप सबको। आप सारे माशाल्लाह वो लोग हैं जिन्होंने अभी पीआरसी पास किया है। ऐसे ही है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह पहली मंज़िल हमारी मुकम्मल हुई और अब दूसरी मंज़िल हमारी शुरू है। ठीक है, कैफ़ की आपकी हो सकता है इससे पहले एक क्लास हो चुकी हो या दूसरी क्लास हो, कुछ लोगों की हो सकता है पहली क्लास हुई है। तो कुछ बातें पीआरसी और कैफ़ के मुतालिक, कुछ बातें सब्जेक्ट के मुतालिक, फिर इस सब्जेक्ट को पास कैसे करना है, फिर ओवरऑल कैफ़ के मुतालिक, ये बात आपके साथ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ बात करता हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीआरसी एंड कैफ। क्या-क्या फ़र्क हैं जो आपको नज़र आएँगे? पीआरसी 3 पेपर हैं, 2 घंटे का पेपर और थ्रू आउट कंप्यूटर बेस्ड। 40 एमसीक्यूज़ गालिबन मैं अकाउंटिंग की बात करता हूँ, बाकी 2 का मुझे नहीं पता। अकाउंटिंग में 40 एमसीक्यूज़ आपको आए थे, एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था और सारा कुछ आपने सिस्टम के ऊपर करना था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है? कैफ में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, वो सारे रिटन हैं। ठीक है? आपने रिटन एग्ज़ाम्स देने हैं, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कोई भी नहीं है। ठीक होगी बात? तो सबसे पहला फ़र्क जो पीआरसी और कैफ में है, वो ये है कि यहाँ पर आपको रिटन एग्ज़ाम्स देने होंगे, आपको ऑनलाइन नहीं देने होंगे। हाँ, हो सकता है आईकैप ने सीफैप को सारा कंप्यूटर बेस्ड कर दिया है, पीआरसी को कर दिया है, कैफ रह गया है। अनकरीब हो सकता है कि ये भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ये रिटन ही है। तो आप लोग पेपर में जाएँगे इंशाल्लाह सुबह 9 बजे। 9 बजे आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे। 15 मिनट आपको ना रीडिंग टाइम दिया जाएगा। यानी आपको 9 बजे जो है वो क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और 15 मिनट आपको दिए जाएंगे कि आप सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ें। आंसर शीट नहीं दी जाएगी, आपको कुछ भी लिखने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ आपने क्वेश्चन पेपर को देखना है और अपने अगले 6 महीने डिसाइड करने हैं कि क्या इसी के साथ या किसी और के साथ। ठीक है? एनीवेज़ अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो आपने उसको यूटिलाइज़ करना है 15 मिनट को। वो कैसे यूटिलाइज़ करना है? इंशाल्लाह जब हम आगे जाएँगे और हमारा सेशन इंशाल्लाह जब एंड पे होगा, तो तब मैं आपको बता रहा हूँगा कि हमने इस 15 मिनट्स को यूटिलाइज़ कैसे करना है। ठीक होगी बात? 9:15 पे 9:15 पे आपको आंसर शीट्स हैंडओवर कर दी जाएँगी और उसके बाद आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो 3 घंटे का पेपर यहाँ से शुरू होगा और 12:15 तक आपके पास टाइम होगा। तो अफ़ेक्टिवली आप कह सकते हैं कि आप 3 घंटे 15 मिनट वहाँ पर बैठे रहेंगे, जिसमें से लिखने के लिए आपके पास 3 घंटे होंगे। ठीक होगी बात? तो हमारा कैफ का एग्ज़ाम ऐसे होगा। ओके होगी बात? अच्छा। कुछ बातें यहाँ पर आपने ज़हन में रखनी है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। जब आपने राइटिंग करनी है, तो यहाँ पे ब्लू पॉइंट, येलो, रेड, ग्रीन की कोई इजाज़त नहीं है, ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट। तो मेरा मशवरा है कि आज से ही ब्लैक बॉल पॉइंट्स खरीद लें और आदत बना लें, ताकि आपको रहे कि बस ब्लैक ही ब्लैक है, ज़िंदगी तो वैसे ही ब्लैक हो चुकी हुई है, तो चलो पर्चा भी ब्लैक कर देते हैं। तो आपने ब्लैक पेन ही यूज़ करना है और आदत आज से ही बना लेनी है, ताकि आपको पता हो कि पेपर में ब्लैक पेन यूज़ होगा। ठीक होगी बात? अच्छा, अगली बात वो ये है कि एवरी new question will be started from new page। ये इस बात का ध्यान आपने रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स ना ये गलती कर बैठते हैं। ये है क्या? देखें, मिसाल के तौर पे ये आपका क्वेश्चन पेपर है, सॉरी आंसर शीट है, माजरत। ये इसके 2 सफ़े हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 शुरू किया, यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 और इधर इसका जवाब देंगे। लेट्स अज्यूम ये आधे सफ़े पे ख़त्म हो जाता है। ये आधे सफ़े पे ख़त्म हो जाता है। आंसर 2 यहां से शुरू नहीं होगा, नो, नए सफ़े पे। तो हर नया सवाल आपने नए सफ़े से शुरू करना है। ठीक होगी बात? अगर आपने उसी पेज पे शुरू कर दिया, वो सवाल कैंसल्ड समझा जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप आंसर कर रहे होंगे, तो आपने हमेशा आंसर नए सफ़े से शुरू करना है, उस सफ़े पे नहीं रहना जहाँ पे पुराना ख़त्म हुआ है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर किसी क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, अगर 2A है और 2B है, तो क्या मैं 2B उसी पे जगह पे शुरू कर सकता हूँ? देखें, इस मामले में ममानियत नहीं है, लेकिन बहरहाल बेहतर ये है कि आप उसको भी नए सफ़े पे ले जाएँ। 2A एक सफ़े पे, 2B दूसरे सफ़े पे।
ठीक होगी बात। तो आसान अल्फाज, कोई भी नया सवाल, चाहे वो सवाल है चाहे वो पाठ है, वो नए सफ़े से शुरू होगा। ठीक होगी बात। तो ये दो तीन बातें थी जो आपको पीआरसी एग्जाम्स में और कैफ एग्जाम्स में फ़र्क करेंगे। हाँ जी शाहजेब आप आ जाएं और इनको दे दीजिए हैंडआउट्स। ठीक होगी बात। तो सर ये बात जहन में रखिएगा कि पीआरसी और कैफ में ये 3-4 किस्म के फ़र्क हैं जो कि आपको नज़र आएंगे। और इंशाल्लाह जब आप फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, फरवरी में इंशाल्लाह आप इन चीज़ों का सामना कर रहे होंगे। कैफ के एग्ज़ाम्स ना साल में 2 दफ़ा होते हैं। एक दफ़ा होते हैं फरवरी में और दूसरी दफ़ा होते हैं अगस्त में। ये पहले हुआ करते थे मार्च में और सितंबर में जब मैं स्टूडेंट था, या ये तो अभी पिछले साल ही चेंज हुए हैं, वरना इससे पहले हमेशा ये मार्च और सितंबर में हुआ करते थे। अब ये हो गए हैं फरवरी। फर्स्ट मंडे ऑफ फरवरी आपका पेपर होगा, ठीक है, 2027। तो अब आप खुद सोच लें कि फर्स्ट मंडे ऑफ फरवरी कब आ रहा है। एक सेट पैटर्न होता है जिसके तहत हमारे पेपर होते हैं, और टेक्स्ट का पेपर चौथा होता है, ठीक है, थर्सडे को होगा गालिबन। तो चौथा पेपर होता है जो आज की तारीख में बात है, हो सकता है कि अब ये बाद में चेंज कर दें, महीने 2 महीने बाद, वो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आज की तारीख में ये ऐसे ही है। ठीक होगी बात। तो पीआरसी और कैफ एग्जाम्स में जो फ़र्क है, अगर किसी का कोई सवाल है तो बताइए। इसमें किसी को किसी भी तरह की कन्फ्यूजन, हम थोड़े से लोग हैं, इंशाल्लाह आराम से कंप्लीट कर लेंगे। कोई किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ऑनलाइन वाले होते हैं वो ज़रा ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं पता, वो बस ज़्यादा लोग हैं। तो ईजी होकर सवाल पूछें, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि जी सर मैं अगर ये सवाल पूछ लूँगा तो बोंगा सवाल होगा। ज़रूरत ही नहीं है, इस चीज़ से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप में से मुझे कुछ शक्लें नज़र आ रही हैं जिनको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उनको मेरा पता ही है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कभी सवाल करने पे किसी को रोका नहीं है। तो किसी भी तरह का सवाल है आप पूछ सकते हैं ईजी होके। ठीक है जी, ऑल गुड यहाँ तक। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। ये जो हमारा सब्जेक्ट है जिससे आप छेड़खानी कर बैठे हैं, सर डस्टर नहीं है शाहजेब? अच्छा वो पढ़ा, ठीक है यार। शाहजेब आज पहला दिन इनको चाय पिला देते हैं, आज क्या ख्याल है? पियेंगे चाय आप लोग? हाँ चाय ले आया यार, वो एजाज भाई के लिए भी ले आओ, मेरे लिए ना लाना। ये मिटा दूं? ओके श्योर। हाँ ये जितने भी लोग हैं ले आइए चाय इनके लिए। ये भी क्या याद करेंगे कि सर ने सूखा सूखा ही टेक्स्ट पढ़ा दिया हमें। चलिए जी, अब आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। कैफ 2 है जी हमारा, टैक्सेशन। और इसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस के 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से हैं, ठीक है जी। एक हिस्सा है जी इनकम टैक्स, एक हिस्सा होगा सेल्स टैक्स, और तीसरे हिस्से को मैं लिख रहा हूं फर्स्ट 3 चैप्टर्स। ये मैं आपको भी बताता हूं कि ये क्या मतलब है इसका, ठीक है। 2 मिनट दें, अभी मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स क्या है। सर इनकम टैक्स के अंदर ना 2 चीजें हैं। एक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और दूसरा है जी इनकम टैक्स रूल्स 2002। ये 2 चीजें इसके अंदर आती हैं। अच्छा, अब ये ऑर्डिनेंस क्या है और ये रूल्स क्या है, ये तो हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा। ये कानून है, ठीक है, जो कानून बना हुआ है इनकम टैक्स का, वो सारी बातें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में है। 2001 में ये कानून कभी बना था, और उसके अंदर तमाम रूल्स कवानीन लिखे हुए। कवानीन जब बनते हैं ना, वो बना दिए जाते हैं, कुछ अरसे बाद जाके ना उसके अंदर कन्फ्यूजन्स पैदा होना शुरू होती हैं। ठीक होगी बात, कन्फ्यूजन्स पैदा होना शुरू होती हैं। उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए या उनकी क्लैरिफिकेशन करने के लिए रूल्स आ जाते हैं। ठीक होगी बात। तो कानून बना दिया जाता है, उसके अंदर कुछ मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल की क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन रूल्स में होती है। तो हमारे कोर्स के अंदर ऑर्डिनेंस है और रूल्स हैं। तो जहां जहां हमें कंफ्यूजन आएगी वहां वहां आपको साथ रूल भी नजर आएगा। ठीक होगी बात। सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ना तकरीबन टोटल 242 सेक्शंस हैं। ये सेक्शंस क्या होते हैं ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। आप समझ लें कवानीन है, 242 किस्म के कवानीन है। 1 मिनट दीजिएगा, 242 कवानीन है, ठीक है। ये सारे आपके कोर्स में नहीं है। ठीक होगी बात। ये बात सबसे पहले ज़हन में बैठा लें
कि ये सारे सेक्शंस, सारे कवानीन आपके कोर्स में फिलहाल नहीं है। सीफैब में जाएंगे तो सारे होंगे, यहां पर नहीं है। ठीक हो गया। यहां पर कितने होंगे? मेरे हिसाब से कोई 35% होंगे, कोई 35% होंगे। 35 से 40% कवानीन आपके कोर्स में है, बाकी आपके कोर्स में है ही नहीं। तो अगर आप ये समझते हैं कि हम कैफ का टैक्स पढ़ने के बाद अपने घर के बाहर बोर्ड लगा सकेंगे कि यहाँ टैक्स का काम तसल्ली बख्श किया जाता है, तो सर आप नहीं लगा सकते, आप नहीं लगा सकते। यहाँ टैक्स का काम बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं किया जा सकता। ये बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया देने के लिए है कि कल को जब आप आर्टिकल्स में जाएंगे तो थोड़ी बहुत आपकी बेस बनी हो, आपको पता चल रहा हो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बस छोटी छोटी कैलकुलेशन, इस तरह की चीजें, पूरी चीजें आपके कोर्स में नहीं है। और बिल्कुल इसी तरीके से ये तो मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 या 5 रूल्स हैं सिर्फ जो आपके कोर्स में है, बाकी तो है ही नहीं। ठीक हो गया। तो सर ऑर्डिनेंस कानून है, उसकी एक्सप्लेनेशन रूल्स में होती हैं। ये 35% हमारे कोर्स में है और ये सिर्फ 4 से 5 रूल्स हमारे कोर्स में। जी भाई आप सवाल कर रहे थे। ओके, ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट्स होती हैं ना उनको रूल्स नहीं कहते। ऑर्डिनेंस में जो कन्फ्यूजन्स होती है ना उनकी क्लैरिफिकेशन जो है ना वो रूल्स में आती है। लकीली जो आपको हैंडआउट्स दिए गए हैं ना, अगर आप इसका एक सफा पलटें, गालिबन एक पेज पलटें, तो आपको लेफ्ट साइड पे देखें नीचे एक नजर आ रहा है रेजिडेंट इंडिविजुअल की हेडिंग आ रही है। अच्छा, ये जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ना, देखता हूं शायद आज टाइम मिल जाए, अगर पढ़ाऊंगा तो इसको पढ़ाने में ना कुछ कंफ्यूजन आएंगी, वो मैं आपको रियलाइज कराऊंगा भाई इसमें ये कंफ्यूजन है, इसका जवाब में आपके पास जवाब ही नहीं होगा क्योंकि ये कानून खामोश होगा। उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सफा और पलटें, एक सफा और पलटें। ऊपर रूल्स नजर आ रहे हैं आपको, ये रूल्स आ गए हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो अमेंडमेंट रूल्स नहीं होती, कानून में जो कंफ्यूजन रह जाती हैं उनकी क्लैरिफिकेशन रूल्स होती हैं। ठीक होगी बात? ओके। अब फॉर एग्जांपल अब्बा जी रूल बनाते हैं, अब्बा जी कानून बनाते हैं 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। अब ये कानून बन गया कि 10 बजे के बाद मैंने बाहर नहीं निकलना, लेकिन इसमें ना एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि अगर मैं घर से बाहर 9 बजे निकल जाऊं तो निकला तो मैं 10 बजे से पहले हूं, वापस मैं 2 बजे आ जाऊं। एक्सप्लेनेशन चाहिए? ये बात अब रूल में आएगी कि हाँ, अब रूल्स में अब्बा जी बताएंगे कि घर से बाहर 10 बजे के बाद नहीं निकलना, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, तो ये इस तरह की कंफ्यूजन आपको कवानीन में नजर आएंगी और एक्सप्लेनेशन यहां पर होगी। देखें सर, जब भी कोई भी कानून बनता है ना, मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी कानून बनता है ना यहां पे, वो बना दिया जाता है अपनी लिमिटेड नॉलेज के थ्रू। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जब वो मार्केट में आता है ना प्रैक्टिकली, तब पता लगता है कि ये कितने पानी में, तब सिनेरियोज बिल्ड होना शुरू होते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है ना, कोई गाड़ी है, कंपनी तो अपनी तरफ से बड़ी यस बनाकर भेजती है, लेकिन जब वो रोड पर आती है ना तब पता लगता है इसमें क्या मसले मसाइल है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जब रोड पे आएगा ना फिर पता लगेगा इसमें क्या मसले मसाइल है। ओहो, इसमें तो ये भी कंफ्यूजन रह गई, इसमें तो ये भी हमने क्लैरिफाई नहीं किया, फिर रूल्स में उनको क्लैरिफाई किया जाता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे यहां पर आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा, देखो यहां पर ये कंफ्यूजन है, तो फिर उनको क्लैरिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये है कानून और ये है कानून की एक्सप्लेनेशन। ये है 35% आपके कोर्स में, तकरीबन 35-40%, और ये है तकरीबन 4 से 5 आपके कोर्स में। इसी तरह सेल्स टैक्स में भी है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और सेल्स टैक्स रूल्स 2006। अगेन सेम वही चीज, ये कानून है और ये उसकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब एक सवाल यहां पर हो सकता है, सर ये क्या बात हुई, इधर ऑर्डिनेंस का वर्ड है, इधर एक्ट का वर्ड है, ये क्या चीज है? ये मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं, हमारे ये कोर्स में बात नहीं है। देखें, जो ऑर्डिनेंस होता है ना, ऑर्डिनेंस ये आता है सदर साहब की जानिब से, प्रेसिडेंट साहब। ये कानून ना प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद वाली चीजें हैं, 120 दिन का टाइम है, वहां से अप्रूवल, वहां से अप्रूवल, वो बात की बातें, उसको छोड़ें। ये सदर साहब की तरफ से आता है। और जो एक्ट होता है ना, एक्ट, ये आता है पार्लियामेंट की तरफ से। आपको पता है पार्लियामेंट क्या होती है? कौमी असेंबली हमारी, जहां पे हमारे तमाम मुल्क के दानिश्वर, हमारे नुमाइंदे बैठे होते हैं,
और वो हमारे बिहाफ पे, यार आप लोग हंस क्यों रहे हैं यार, ये कैमरा इनकी तरफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, देखो ये हंस रहे हैं, ये कल गायब हो जाएंगे सारे। तो सर पार्लियामेंट में ना हमारे सारे लोग जो हमने चुने होते हैं वो, तो फिर असर है, वो पहुंच जाते हैं और वो फिर हमारे बिहाफ पे कानून साजी करते हैं। तो वो जो कानून साजी करेंगे, वो जो कवानीन बनेंगे, उनको हम बोलेंगे कि ये एक्ट है। सदर साहब बनाएंगे ऑर्डिनेंस है। अब आप तो 2001 में थे नहीं, मैं तो था, लेकिन इस वक्त कौन सदर थे और कौन वजीर आजम थे, किनकी हुकूमत थी, कुछ पता है आपको? साहब बोलते हैं, जनाब परवेज मुशर्रफ साहब, परवेज मुशर्रफ, ठीक होगी बात। वो सदर थे उस टाइम असेंबली कोई भी नहीं थी, क्योंकि 1999 में गालिबन सदर साहब आए थे और एक भाई साहब को उन्होंने घर भेज दिया था। तो वो जो सदर साहब आए थे ना, फिर वही रुके रहे थे कोई 3-4 साल, फिर 2004 में या 3 में जाके फिर वो असेंबलियां बनी थी। तो ये भाई साहब ही थे बस, जो कहते हैं ना तू ही तू है बस, तो वह भाई ही भाई थे बस। तो उन्होंने उस वक्त कानून निकाल दिया जिसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। ले जी, वेलकम ड्रिंक आ गई है। हाँ वेलकम ड्रिंक ही होती है ना, रेस्टोरेंट में पहली दफ़ा वो जब जाएं वेलकम ड्रिंक देते हैं आपको, तो ये आपकी कैफ की वेलकम ड्रिंक है मेरी तरफ से। वो चाय को इनकार कर दिया, अस्तगफुरुल्लाह। चाय का पहला घूंट सीधा दिल की तरफ पहुंचता है। अकेले बैठकर चाय पी तो पता लगा मजा तो चाय में था ही नहीं। ओ यार, इजाज भाई को चाय नहीं दी आपने? ऑनलाइन वालों, आप भी अम्मी सको चाय बना देंगे आपको, परेशान ना हो आप। चलें जी, जबरदस्त हो गया। ओके, तो सर उस वक्त हमारे सदर साहब थे मुशर्रफ साहब, उस वक्त हमारी कोई पार्लियामेंट थी ही नहीं, तो इसलिए शायद उस वक्त ये ऑर्डिनेंस बना दिया गया सदर साहब की जानिब से। 1990 में तो आप नहीं थे, लेकिन मैं तो था फिर से, लेकिन मैं था 1 साल का, मैं 1 साल का था। अब आप कहेंगे सर आप इतने पुराने फिरौन के दौर के हैं आप। तो 1990 सर इस वक्त किनकी हुकूमत थी? इस साल में भी ना हुकूमत चेंज हुई थी। एजाज भाई आप तो माशाल्लाह 60 तक के हो गए हैं ना, कौन किसकी हुकूमत थी? नवाज शरीफ साहब की थी, बेनजीर साहिबा की थी, पता नहीं, बहरहाल 1990 में चेंज हुई थी हुकूमत। नहीं वो 89 थी वो। तो बहरहाल एनीवेज जिनकी भी थी, हमें से कोई कर्ज नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट एग्जिस्ट कर रही थी उस वक्त। तो पार्लियामेंट ने उस वक्त कानून बनाया था, इसीलिए हम उसको एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट कानून बनाए पार्लियामेंट की तरफ से है उसको हम एक्ट कह देते हैं, और जो कानून सदर साहब बना दें उसको हम ऑर्डिनेंस कह देते हैं। तो सर ये जो आपको फर्क नजर आ रहा है ना, ये बस नाम का ही फर्क होता है, अंदर सब बातें सेम ही होती हैं, अंदर स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, उसी तरीके से सारा कुछ चल रहा होता है, बस नाम का फर्क है, ओनली नेम डिफरेंस। ठीक हो गया। तो सर ये 2 कवानीन आपके कोर्स में है, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। तीसरा हिस्सा क्या है? फर्स्ट 3 चैप्टर्स। मेरे भाई आपको ना एक बुक खरीदनी पड़ेगी, वो है क्रिसेंट की, सरदनान की बुक, टैक्स की, ठीक है, सरदनान। इस किताब के अंदर ना पहले इनकम टैक्स के चैप्टर नंबर 4 से लेके 16 तक है। मैं सिर्फ थ्योरी की बात करूं, फिर कुछ पास्ट पेपर के हैं वो मैं शामिल नहीं कर रहा। इसके सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, गालिबन 20 और 21, और पहला, दूसरा, तीसरा ये ना कुछ स्पेशल किस्म के टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके अंदर टैक्स के बारे में बातें लिखी हुई हैं, मुल्क में टैक्स का निज़ाम कैसा होना चाहिए ये लिखा हुआ है, पार्लियामेंट क्या होती है, बजट कैसे अप्रूव होता है, एथिक्स क्या होते हैं, इस तरह की ना बातें इन 3 चैप्टर्स में लिखी हुई हैं। ठीक है, ये किसी कानून का हिस्सा नहीं है, ये बस वैसे ही ICAP ने एक कंटेंट आपकी किताब में शामिल कर दिया है और हमने अपनी किताब में शामिल कर दिया है। ठीक है, तो तीसरा हिस्सा आपके कोर्स का ये हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, टोटल मार्क्स जो आपके पेपर के होंगे ना वो होंगे 100। अब ये 100 इन तीनों में स्प्लिट कैसे हुए हैं ये देखिए। तकरीबन 50 से 60 नंबर का पेपर यहां से आएगा, 50 से 60 नंबर का पेपर यहां से आएगा। तकरीबन कोई आप समझ लें 30 से 32 कह लें या 28 से 32 कह लें, इतना पेपर यहां से आएगा, और 8 से 12 नंबर का पेपर यहां से आएगा।
ठीक हो गया, 8 से 12 नंबर का पेपर वहां से आएगा। इसमें न्यूमेरिकल की पोर्शन कितना होगा, थ्योरी का पोर्शन कितना होगा? सर 50-50 होता है। 50-50 से मुराद ये है कि इस 50-60 में से तकरीबन 35 का न्यूमेरिकल आता है, इसमें से तकरीबन न्यूमेरिकल होगा 15 से 18, और इसमें से कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं होता, ये सारा थ्योरी है। तो तकरीबन आप समझ लें कि 55, 56, 53 इस रेंज में न्यूमेरिकल होता है, 45, 47 इस रेंज में थ्योरी होती है, जो कि बताया गया है। लेकिन आई कैप तो फिर आपको पता है आई कैप है, ऐसा भी एक दफा हुआ है कि न्यूमेरिकल 72 मार्क्स का आया था, 28 मार्क्स की थ्योरी आई थी। 67 का न्यूमेरिकल आया था, 33 की थ्योरी आई थी। ऐसे भी 2-3 दफा वो हरकतें कर चुका है। तो इसीलिए ये सिर्फ एक आइडिया है, अंदाजा है। पेपर में अगर वो कुछ इसको चेंज कर दे, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसको वो चेंज नहीं करता, इसको इतना ज्यादा चेंज नहीं करता, इसको कर देता चेंज, न्यूमेरिकल और थ्योरी को कर देता चेंज, लेकिन कितना इधर से आना है कि इसको वो करीब करीब ही रखता है, इसको उसने कोई इतना सिग्निफिकेंट फर्क नहीं डाला। बात समझ आ गई? ओके, यहां तो कोई सवाल है? अब सुनते हैं काम की बात, जिसके लिए हम यहां पर बैठे हैं। पेपर, सर पेपर पास कैसे करना है आप हमें ये बताएं। ठीक है सर, अब जरा आप काम की बात सुनिएगा मेरे भाई। 4 से 16 चैप्टर, टोटल चैप्टर कितने बन गए? 4 से गिनना शुरू करें, तकरीबन ये 14 चैप्टर बनते हैं, 13 बनते हैं, सॉरी 13 चैप्टर बनते हैं। इनकम टैक्स के 13 चैप्टर, सेल टैक्स के 2 चैप्टर, और ये 3 चैप्टर। ठीक हो गया? आपकी किताब ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन कोई 800 सफ़ों की है। आपकी किताब तकरीबन कोई 800 सफ़ों की है। इसमें पास्ट पेपर भी हैं, इसमें फॉर्मेट्स भी बने हुए हैं, सारा कुछ तो नहीं कानून है, कुछ इस तरह की चीजें भी हैं। सेल टैक्स के अगर पेजेस आप देखेंगे ना, तो ये तकरीबन 35 पेजेस हैं 2 चैप्टर्स के, 35। और जो पहले 3 चैप्टर है ना, इसके तकरीबन 16 पेजेस हैं। ठीक हो गया? टोटल कितने बने? 35 जमा 16, 51। चले सेफ साइड में 60 लगा लेता हूं, 60 पेजेस। ठीक हो गया? टोटल सफ़ों का कितने परसेंट है? 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। चलो 10% लगा लो, कोई मैंने मिस कर दिया हो, 10% लगा दो। सर 10% किताब अगर आप याद कर लें, कानून है ना, याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, याद कर लें, कितने मार्क्स कवर होते हैं? लोअर साइड लगाएं, 30, 38, तकरीबन 40। यानी अगर 10% किताब कर ली जाए, 2 चैप्टर सेल टैक्स के और 3 चैप्टर पहले 3, हमारा 40 नंबर का पेपर कवर हो गया। और इनको इतने अच्छे तरीके से कर लिया जाए कि हमें यह भी पता हो कि कॉमा किधर लगा और फुल स्टॉप किधर लगा, तो मेरे ख्याल में 40 में से 34-35 इजीली आ सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको वक्त बताएगा, जब आप ये पढ़ेंगे ना तभी आपको समझ आ जाएगी कि सर वाकई ये तो बहुत आसान है, इसमें से इतने नंबर आ सकते हैं। बात समझ आई? तो सर 10% किताब करने से, 60-70 सफ़े याद करने से 40 में से 35 नंबर आ सकते हैं। बाकी कितने रह गए? 15। 50% वाला पास होता ना, तो 15 क्या आप इसमें से नहीं ले सकते? स्टूडेंट कहां मार खाता है? वो कहता है सर मेरे से ना कानून याद नहीं होता। ठीक है जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल जेन्युइन मसला है। हम स्टूडेंट थे, हमसे भी नहीं याद होता था, आपसे भी नहीं होगा। सर इस पे जान मार लें, ये 60 सफ़े किसी तरह याद कर लें, और ये उर्दू में याद कर लें। उर्दू में याद करने से क्या मुराद है? सर रेड लाइट होती है ना सिग्नल की, उस पर रुकना होता है, ये हम सबको उर्दू में पता है। लेकिन जब आप ट्रैफिक रूल्स की किताब खोलेंगे ना, आपको क्या लगता है वहां पे बड़ी सादा जबान लिखी होगी? नहीं, वहां पे तो पता नहीं क्या कहानियां लिखी होंगी। Whenever a person is traveling on a bus, tractor, car, motorcycle, and whenever he sees that the signal has turned red, he should stop the car before the line mentioned on the road, या printed on the road, या painted on the road। इस तरह की मुश्किल अंग्रेजी लिखी होगी।
सर इस पूरे जुमले का मतलब क्या है? लाल बत्ती हो, रुक जाओ, बस खत्म। ऐसे ही है। ये कानून अगर ऐसे ही याद हो जाए ना, तो ये जो 35 नंबर का न्यूमेरिकल है ना, ये हो जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए कानून का पता होना चाहिए, कानून का याद नहीं होना चाहिए। पता होने और याद होने में क्या फर्क है? याद होने का मतलब है वर्ड टू वर्ड अंग्रेजी में याद हो, और पता होने का मतलब यह है बस मुझे पता है यार ये करना है, बस उर्दू में ही याद है, चलो। तो अगर आप उर्दू में याद कर लें, जहां पे आपको लिखनी नहीं है अंग्रेजी, न्यूमेरिकल में अंग्रेजी थोड़ी लिखनी होती है, कैलकुलेशंस है, उर्दू में कानून याद है, तो सर ये 35 कवर हो गए। ऐसे ही है, तो 35 वहां से और 35 यहां से, 70 तो आपने सिक्योर यहीं पे कर लिए। समझे आप बात? तो सर टेक्निक होती है कुछ चीजों की। तो अगर इस 10% हिस्से को पक्के पानी की तरह याद कर लिया जाए और इसको उर्दू में पक्के पानी की तरह याद कर लिया जाए, तो शायद हमारा पेपर भी काफी हद तक सिक्योर हो गया और हमारा वो मसला भी खत्म हो गया कि सर कानून तो याद नहीं होता, हम किधर चले जाएं। बात समझ रहे? तो मेरे ख्याल में हम सेफ जोन में कुछ हद तक दाखिल हो गए हैं। हाँ, याद कर लेंगे, मैं तो कहता हूं क्या ही बात है, करने वाले कर भी लेते हैं याद, कोशिश तो की जा सकती है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ ही दो, हाँ ये उन सूरतों में है जो चीजें याद नहीं हो रही। सब चीजें मुश्किल नहीं है, बहुत सी चीजें आसान भी हैं, हो भी जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं, एक आधे चैप्टर के अंदर ये मसला आता है कि स्टूडेंट कहता है सर नहीं याद हो रहा, वहां पे फिर ये जुगाड़ काम आती है यार, उर्दू में याद कर लो, कम से कम न्यूमेरिकल वाला हिस्सा तो कवर करो ना। ठीक होगी बात सर? जी ओके, भाई ने पूछा कि अगर वो कोई भी हमसे कानून पूछता है तो क्या वर्ड टू वर्ड लिखना होगा। देखिए सर, अगर मैं आपको असल कानून दिखा दूं ना, वो आपके ऊपर से गुजर जाए, वो आपके ऊपर से गुजर जाएगा, और मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। ठीक है, आपको मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में ही दिखाऊंगा, पहले जरा एक दफा पढ़ा लूं ना सारी चीजें, फिर आपको दिखाऊंगा कि यही बात कानून में कैसे लिखी है, वो ऊपर से जाएगी। इसका मतलब है ये जो आपकी किताब लिखी है ना, ये भी आसान करके लिखी हुई है अपने अल्फाज में। ठीक होगी बात? आईकैप के एग्जामिनर ने सर अदनान की किताब अपने सामने नहीं रखी होगी, ना ही उसने किसी और टीचर की किताब अपने सामने रखी होगी, उसने तो कानून अपने सामने रखा होगा। तो आप अगर ये भी याद करके चले जाएंगे ना, एग्जामिनर के नजर में ये भी आपके अपने अल्फाज ही हैं। अब बात समझे? ठीक है, उसको नहीं पता ये कौन सी किताब है, उसको वो कहेगा कानून एज इट इज नहीं है, इसने अपने अल्फाज में लिखा हुआ है, बेशक आप किताब रट के लिखा है। तो सर अगर वो ये हो या इससे थोड़ी सी चेंज हो जाए, थोड़ी सी इस तरफ हो जाए, थोड़ी सी उस तरफ हो जाए, उसके लिए तो हर तरह से ही आपके अपने अल्फाज हैं, तो कर लें। लेकिन लेकिन मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, टेक्निकल लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए, फिर कोई इशू नहीं। हाँ, अगर आप लैंग्वेज ही चेंज कर रहे हैं, एक लफ्ज कानून में इस्तेमाल हुआ है, आप उसकी जगह अपना कोई सिनोनिम ले आए हैं कोई और, फिर मसला है सर, फिर मसला है। तो ये तो जब हम पढ़ेंगे ना, साथ साथ आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि कानून के अंदर क्या चीजें मेंशन है जो मुझे लाजमी इस्तेमाल करनी है। अब यहां पे शख्स को इंडिविजुअल कहा जाता है, ठीक है। अब आप वहां लिखा है कि इफ अ मैन इज पेइंग टैक्स, तो मैन कुछ नहीं होता, इंडिविजुअल होता है। यू हैव टू राइट इंडिविजुअल, मैन नहीं लिखना, या वुमेन ना लिखाइएगा, उसकी लॉ में अल्फाज ही कोई नहीं है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने अल्फाज करते भी हैं तो आपने इस तरह से करना है कि कानून के जो टेक्निकल वर्ड है ना वो एज इट इज है, बाकी इज एम आर दादी वो कर दें चेंज, उसका कोई टेंशन नहीं। ठीक होगी बात? और कोई सवाल? और कोई सवाल? ठीक हो गया? तो सर मेरे ख्याल में थोड़ी सी जरा जिंदगी सुकून में आई कि पेपर पास हो सकता है, ऐसे ही है। तो याद रखिएगा सर, ये पेपर वाकई पास हो सकता है अगर आप करने वाले बने। 800 सफ़े हैं, पढ़ने वाले सारे तो नहीं है, पढ़ने वाले को 500 होंगे, 450 होंगे, 400 होंगे, बाकी तो पास पेपर हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। हम रोज़ का 1-1.5 सफ़ा ही पढ़ते हैं। पिछली दफ़ा सेशन में थोड़ा सा टाइम की वजह से एक इशू ये हुआ था कि मेरी क्लास 1 घंटा 15 मिनट की हो गई थी। वो मैंने काफ़ी सफ़र किया उसकी वजह से, क्योंकि फिर मुझे काफ़ी ना वो स्क्वीज़ टाइम मिलता था, फिर अक्सर क्लास लेट शुरू होती थी कभी, वो भी कुछ और मसले मसाइल थे, तो टाइम ना बहुत थोड़ा रह जाता था। तो इस दफ़ा मैंने जो है ना ज़रा थोड़ा सा सेशन भी जल्दी शुरू किया है कि यार नहीं आ जाओ, ठीक है पेपर हुए हैं परसों, आप कहता हूँ बस आज ही आ जाओ, वरना मैं हफ्ता लेट शुरू करता था। वो भी मैंने टाइम बचा लिया और क्लास भी मैंने 1.5 घंटे की रख ली। और ये भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, ये उस वक्त पता नहीं था,
11:10 पे हमारी क्लास खत्म होती है, उसके बाद आप लोगों की कोई क्लास है? 11:10 के बाद कितने लोगों की क्लास है आप में से? सर आपकी कितने बजे है? ऑनलाइन है? अच्छा, 11:10 के बाद की क्लास का नहीं पता आपको? कौन सी किन की क्लास है 11:10 के बाद? आप वो फिर साथ ही है मेरे ख्याल में, अगर आप में से किसी को आइडिया, वो शायद 11:20 पे है कि 11:15 है। बस फिर मसला है, वरना मेरे पास 20 मिनट का टाइम है, मेरी अगली क्लास फिर 11:30 है। तो मैं चाह रहा था कि अगर मैंने किस दिन शरारत करनी हो तो मैं वो 20 मिनट आपके खा सकता हूँ, ठीक है? तो वो भी टाइम हमें मिल जाएगा, लेकिन चले ज़रूरत नहीं है। इस सेशन में छुट्टियां नहीं होती, कोई भी छुट्टी नहीं है सेशन में। अब आप कहें 6 सितंबर की छुट्टी, 9 नवंबर की छुट्टी, 25 दिसंबर की, हूँ तो फिर आप मोहल्ले के बच्चे की शादी है तो उसकी छुट्टी, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कोई 1-2 छुट्टियाँ ही हैं। पिछले सेशन में ना ईदें आ जाती हैं, 2 मुहर्रम आ जाते हैं, तो इस वजह से ना, फिर दूसरा वो मेरा भी ट्रैवल था पिछले, तो वो भी ज़रा हो गया, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा वो हम टाइट हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। इस दफ़ा हमारे पास सुकून वाला टाइम है, कोर्स भी जल्दी है, शुरू हो गया, सेशन भी जल्दी शुरू हो गया, क्लास भी हमारी 1.5 घंटे की है, वरना इतनी देर में तो वो क्लास खत्म हो जानी थी। अभी हमारे पास पूरा घंटा पड़ा हुआ है, इतनी बातें करने पे पिछले वाले सेशन की क्लास खत्म हो जानी थी। वो फिर कैमरा मैन एजाज भाई होते थे, सर जाने दें, अगली क्लास है, अगली क्लास है, वो से आप पे शुरू हो जाते थे। तो एनीवेज, बहरहाल यहां तक ओके है सब? अच्छा, अब और 1-2 बातें सुने। टेक्स्ट के सब्जेक्ट में ना एक मसला है जो शायद किसी सब्जेक्ट में नहीं है, वो ये है कि ये ना हर साल चेंज हो जाता है, ठीक है? ये जब भी बजट आएगा ना, इसने चेंज हो जाना, इसने चेंज हो जाना। ये अभी चेंज हुआ है, आपको पता ना, जून में बजट आता है, तो जो बजट जून में आता है ना, वो इंप्लीमेंट होता है 1 जुलाई से, और आप जो अभी कानून पढ़ेंगे वो 1 जुलाई वाला होगा। आईकैप का ना बड़ा सीधा सा रूल है, वो रूल ये है कि जिस महीने में आपके एग्जाम्स हैं ना, उस महीने से 6 महीने पीछे तक की तब्दीलियां टेस्ट नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे आपका पेपर है फरवरी में, ठीक है? फरवरी 1 से 6 महीने पीछे आए, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, 6 महीने ही बने। 1 अगस्त के बाद होने वाली चेंजेस आप पे एप्लीकेबल नहीं, उससे पहले पहले वाली सारी हैं। बजट कब आता है? जून में। अप्रूव हुआ था इस दफा 27 जून को, और 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो गया था। 6 माह से पहले है ना, सारे का सारा टेस्टेबल है। हाँ, अब जो तब्दीली आएगी वो टेस्ट नहीं होगी। तो इसीलिए इस बात पे परेशान नहीं होना कि सर ये देखें ये भी तब्दीली आ गई, और सर जी मिनी बजट आ गया, और सर जी ये हो गया। आप 1 अगस्त से पहले वाली तब्दीलियां पेपर में तैयार करके जाएंगे, उसके बाद वाली तब्दीलियां आप पे एप्लीकेबल ही नहीं। क्लियर होगी बात? तो ये भी बात वाजे हो गई। और बस कोर्स के बारे में, अच्छा एक बात में रह गई कि हम कैसे चलेंगे। देखें, मैंने आपको किताब के बारे में बता दिया, जो किताब हम इस्तेमाल करेंगे। हम 1-1.5 सफ़ाई पढ़ रहे होंगे, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, हम कोई 1-1.5 सफ़ाई रोज का पढ़ रहे होंगे। काम आपके पास, यकीन करें, टेक्स्ट का इतना ज़्यादा नहीं होगा जिस तरह से आप FAR 1 का करेंगे, या अगर कोई और थ्योरी मैथमेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसका करेंगे। यहाँ पे इतना काम नहीं होगा शुरू शुरू में। हाँ, एक स्टेज आएगी जब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपके चैप्टर 18 में ना कोई 55-56 न्यूमेरिकल्स हैं। रोज का 1 या 2 न्यूमेरिकल मैं आपको दिया करूंगा, और वो आप घर से करके आएंगे, और हम अगले दिन क्लास शुरू होने से पहले 15-20 मिनट उसको डिस्कस करेंगे। उससे आपकी ना प्रैक्टिस हो जाएगी। ये काम तब शुरू होगा जब हम कोई 35 या 40वें लेक्चर में पहुंच जाएंगे, तब हमारा इतना काम मुकम्मल हो जाएगा कि हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो उस वक्त आपका होमवर्क जो है ना वो डेली का हुआ करेगा कि एक न्यूमेरिकल करना ही करना, वरना उससे पहले बस याद करना है। तो इतना आपको टाइम लगेगा नहीं, आधे घंटे में, पौने घंटे में, घंटे में आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। सर ये बहुत आसान सब्जेक्ट है टेक्स्ट बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसमें मुझे नहीं समझ आती कि स्टूडेंट्स क्यों फेल हो जाते हैं। फेल होने की ना एक वजह मुझे यही समझ आती है कि सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर एंट्री टेस्ट नहीं है, जिसके अंदर लोग मर्जी से नहीं आते। ये मेरा अपना अंदाज़ा है, गलत हो सकता है। एमबीबीएस
सर कहीं से भी सीए से कम नहीं है वो, आपको पता है, आप में से काफ़ी लोग बायो वाले भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, मेरे से बेहतर जानते हैं। तो एमबीबीएस कहीं से भी सीए से कम नहीं है, या तो इसके बराबर है या इससे आगे है मेहनत में, पढ़ाई में। सर क्या वहाँ पे भी यही फेलियर रेशो है? क्यों वहाँ क्यों नहीं है? वहाँ क्यों 98%, 95%? क्यों एमबीबीएस करते हुए ये कोई नहीं कहता कि फेल हो जाओगे, पढ़ना पड़ता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? क्या रीज़न है इसकी? उसका एंट्री टेस्ट होता है सबसे पहली बात, और दूसरा उसके अंदर बच्चे शायद अपनी मर्जी से जाते हैं, प्रायोरिटाइज करके जाते हैं। सीए तो एक बैलेंसिंग फिगर है, एक कैरेट डाउन है बस, जिसका कहीं नहीं हुआ वो इधर आ गया। चलो ये भी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। सर यहां आए तो चलो अब तो मर्जी बना लेना इसको अपनी, आप फिर भी मर्जी नहीं बनाते। आपका एटीट्यूड फिर भी वही रहता है जो कि एक कैजुअल एफएससी के बच्चे का रहता है, जबकि एमबीबीएस में जाके चेंज हो जाता है। तो सर जब 100 में से 15% बच्चा अपनी मर्जी से आएगा तो मेहनत भी फिर वो करेगा, तो वही 15% पास होता रहता है। बाकी 85% जो मर्जी से नहीं आया होता ना, वो उसकी पढ़ाई भी फिर वैसे ही होती है, उसकी हरकतें भी फिर वैसे ही होती हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए ये मत समझें कि ये हम जिस सर्टिफिकेशन में आ गए हैं ये तो ऐसी, ये तो वैसी। और सर ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये प्रॉब्लम है बस। और आप खुद अंदाजा कर लें, आपने माशाल्लाह पीआरसी कर ली, आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं मोस्टली लोग ऐसे ही होंगे, जो मर्जी से आए होंगे वो पास हो गए होंगे, जो नहीं आए होंगे वो डावाडोल हुए होंगे, कोई ना कोई मसला होगा, और अगर नहीं हुआ तो कैफ में हो जाएगा। हाँ सही कह रहा हूँ, मतलब आई एम वेरी मच ऑनेस्ट। तो इसीलिए सर ये पेपर टेक्स्ट का पास करना बहुत आसान काम है, और मैं आपको डरा नहीं रहा। नाउ देर इज नो वे बैक, अब कश्तियां जल चुकी हैं। पीआरसी नहीं होती ना 2-3 अटेम्प्ट्स में, तो बंदा किसी और डिग्री की तरफ चला जाता। मेरे ख्याल में अब आप एक छलांग मार के तो आगे आ चुके हैं, अब यहां से आगे ही है, वापसी थोड़ी मुश्किल हो गई है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमने तो अब ये करना ही करना है, और ये मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी जुगाड़ें, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी, सी हो जाता है। जैसे मैंने आपको जुगाड़ एक बता दिया ना, या यूं यूं कर लो पेपर निकल जाएगा, इसी तरह बाकी टीचर्स भी आपको बताएंगे अपने अपने सब्जेक्ट की जुगाड़, समझ रहे हैं? तो सर पेपर पास हो जाते हैं, पेपर पास हो जाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टैक्स, दैट वाज ऑल अबाउट कैफ। अगर आपके दिमागों में कोई भी कंफ्यूजन है कैफ से मुतल्लिक या टैक्स से मुतल्लिक, आप प्लीज पूछ सकते हैं। सर ये सवाल सही हो गई पीआरसी, सही आया था पेपर, मुश्किल आया था, आसान आया था? वो ना करिए, थ्योरी आई थी, न्यूमेरिकल आया था? न्यूमेरिकल आया था, सॉरी। अच्छा अब तू सबको यही कहेगा ना? पांचवें चैप्टर क्या होता है? अच्छा ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। चलो सर ये तो है, अब पुरानी बातें हो गई, छोड़े बच्चों वाली बातें ना किया करें, है ना? तो बच्चों वाली बातें हैं दोस्त, इग्नोर करें इसे। चले सर, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगाज करें चीजों का। चलिए जी, किताब पे काम अभी जारी है जी। सर वो सर वो 1999 में ना, वो जो भाई साहब आए थे ना 2001 में, उन्होंने घर भेज दी थी, ठीक है? सर वो 12 अक्टूबर 1999, गूगल कीजिएगा, पूरी कहानी आएगी कि वो भाई साहब ने ना, जो 99 में हुकूमत थी ना जिनकी, उनको उठा के घर भेज दिया था। तो वह वही थे फिर। साहब कहा करें, साहब कहा करें, आप नाम लेते हैं, साहब जरूर कहा करें, बहुत जरूरी है। जे हाँ सही बात है।
ओके, इजाज़ भाई इसकी यार लड़ाई हुई है मेरे साथ, ये ना चल नहीं रहा। ओके, शुरुआत करते हैं। अच्छा, किताब का सॉरी मैं आपको बता रहा था सर, किताब अभी ना प्रिंटिंग प्रिंटिंग तो नहीं, खैर अभी ज़रा उसमें चेंजेस होंगी। रीज़न बीइंग के जब बजट आता है ना जून में, तो उसमें काफ़ी सारी चेंजेस होती हैं, तो इसीलिए ना किताब में ज़रा अब अपडेशन करनी पड़ती है। एक भी टैक्स रेट अगर चेंज हो जाए तो सारे न्यूमेरिकल चेंज हो जाते हैं, तो एक एक चीज़ पर देखनी पड़ती है, तो इसीलिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मीन वाइल मैं आपको इसी तरीके से हैंड आउट जो है ना वो देता रहूँगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि अपडेटेड हैं। कल इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा चैप्टर 4 पूरा ही दे दूँ, तो इस तरह से हम 4-5 3-4 चैप्टर उम्मीद है 15-20 दिन लग जाएंगे इसको, तो 15-20 दिन में हमारे 4 से 5 चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे। तो वो आपको इसी तरह हैंडआउट्स में मिल जाएंगे और ऑनलाइन वालों आपके साथ वो अटैच कर दिए जाएंगे, और फिर जब किताब आएगी तो इंशाल्लाह आप किताब ले लेंगे। पुरानी किताब मत लीजिएगा, मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आपके पास अभी कोई किताब मौजूद है उसको मत यूज़ कीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि छोटी छोटी तब्दीलियाँ हैं बीच में। इस चैप्टर में भी 3 तब्दीलियाँ हैं, अगर कोई पुरानी किताब यूज़ भी कर रहा है तो इस चैप्टर में 3 तब्दीलियाँ हैं, और 3 तब्दीलियाँ वो हैं कि एक इनका टैक्स रेट का टेबल चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है, और उसके नतीजे में आने वाले न्यूमेरिकल सब चेंज है। फिर एक इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का, वहाँ पे डेफिनेशन में तब्दीली है, और एक तब्दीली इसके अंदर सरचार्ज के अंदर है, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए पुरानी किताब मत लीजिएगा, न्यूमेरिकल के सोल्यूशन सबके चेंज होते हैं, वो आपको फिर पता ही नहीं लगता कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, तो किताब अपडेटेड लीजिएगा। जी सर। अटेम्प्ट्स का इफेक्ट डिग्री पे या सीए की डिग्री पे, क्या मतलब? आर्टिकल्स पे? रेफरेंस पे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा कि जिस तरह के हालात हमारे हो चुके हैं मुल्क के, 2500 बच्चे आपके कैफ के पास हो रहे हैं, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स मुझे नहीं पता आपके इल्म में है कि नहीं है। 2500 बच्चे इस वक्त हर 6 महीने में कैफ के निकल रहे हैं, साल के 5000 बनते हैं, ठीक है, तो 5000 बच्चा कैफ करके निकल रहा है। बुरी बात यह है कि हमारी बिग 4 एग्जिट कर रही हैं, डिलॉयट जा चुकी, ईवाई जा चुकी, केपीएमजी का एग्जिट चल रहा है, हो सकता है पीडब्ल्यूसी भी चली जाए। ये वो 4 फर्म्स थी जिनके अंदर मैक्सिमम इंडक्शन होती थी, 100 150 200 बच्चे ये इनटेक करते थे। लेकिन चले 200 बच्चे ये कर भी लें, तो पीछे कितने बचे? 2300। उन 2300 ने किधर जाना? जो उसके बाद 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वें 10वें नंबर की फॉर्म्स आती हैं, वो सारी की सारी इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो सबको हायर कर लें, तो कहीं ना कहीं गैप रह ही जाता है। उसके लिए फिर आईकैप ने इंडस्ट्री आर्टिकल शुरू किया कि आप लोग फिर इंडस्ट्री में चले जाएं, वहाँ पे भी कुछ लोग चले जाते हैं, फिर भी रह जाते हैं। 2500 का 2500 कहीं पे भी अकोमोडेट एक दफ़ा में नहीं हो सकता, ये आपको भी पता। अच्छा, अब जो 2500 में से 800 1000 1200 1500 इंडक्ट हो जाएगा, वो किस बेस पे होगा? वो इसी बेस पे होगा, यार इसके 9वीं में मार्क्स कैसे थे, इसके मैट्रिक में कैसे थे, इसके एफएससी में कैसे थे, फिर इसने सीए कितनी अटेम्प्ट्स में किया। ये सब बातें जब होंगी ना, तब ही शायद आप इंटरव्यू की टेबल तक पहुंच सकेंगे। अगर आपकी अटेम्प्ट्स ज़्यादा हो चुकी हैं या और कुछ मसले मसाइल हैं, तो शायद आप इंटरव्यू की टेबल तक भी ना पहुंच पाए। और अगर आप तब सोचते हैं कि मैं कोई रेफरेंस लगा के पहुंच जाऊं, तो रेफरेंस वाला अगर बहुत तगड़ा रेफरेंस है तो वो भी आपको इंटरव्यू की टेबल तक ही पहुंचाएगा। आगे आपने अपने आप को खुद साबित करना है, और रेफरेंस देने वाले को भी कुछ तो दीजिएगा ना कि वो रेफरेंस लगा सके। पता लगे 450 अटेम्प्ट्स हैं कैफ के अंदर और उसको बोल रहे हैं कि जी मेरा रेफरेंस लगा दे। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज जहन में रखिएगा। तो बिल्कुल अटेम्प्ट्स का आपकी इंडक्शन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। और कोई सवाल? लेकिन परेशान मत हो, इन चीज़ों का प्रेशर ना लिया करें। हाँ, एक आधी अटेम्प्ट चल जाती है दोस्त, खैर है, लेकिन क्यों हो? जिंदगी में कभी फेल हुआ? ये देखो टैक्स में फेल होना है, ये देखो जी बंदा है यार, वो पहले ही जेन बना के जब बैठे हो गए तो फिर आउट ही होना।
नहीं, क्या वजह क्या है? अच्छा आपने, अच्छा ओके, आप रिपीटर हैं? ओके ब्रो, तो पहले बोलना यार। अगर पास हो गया फिर क्यों? अच्छा अच्छा, 1 महीने में भाई ने 3 पेपर? अच्छा अगर ये हो गया और वो दो ना हुए फिर आए? अच्छा ओके, चलो अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। चले जी, अब हम शुरुआत करते हैं। हम इंशाल्लाह इनकम टैक्स से शुरुआत करेंगे और इनकम टैक्स में जो चैप्टर नंबर 4 है यहां से हम आगाज करते हैं, ठीक है? आप लोग आ जाएं, ये जो पेज नंबर 38 है यहां पर हमने रेजिडेंट इंडिविजुअल से बात का आगाज करना है, फिर हम वापस जाएंगे। लेकिन ये बातें पढ़ने से पहले ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि मैंने आपको बतानी है, ठीक है? वो टर्मिनोलॉजीज पहले देख लेते हैं। बुजुर्गी आ गई है दोस्त, पता नहीं क्यों। क्यों सर, बुढ़े हो रहे हैं तो बुजुर्गी आनी है, पता नहीं क्यों का, क्या बात है। मिटा दूं ये सारा कुछ? ओके। अल्लाह अकबर। इजाज भाई को मेरे लिए बोर्ड सीधा कर दें यार, उल्टा बोर्ड है यार ये। पता है उल्टा बोर्ड क्या होता है? नहीं, मैं लेफ्ट हूं ना, लेफ्ट। मैं वहां खड़े होकर लिखूं मेरे लिए सही है, लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। तो ये होना चाहिए था उस तरफ, सवर है, ताकि मैं अगर लिखूं ना तो जरा नजर आए सबको, मैं वहां पे लिखूं सारा कुछ, ताकि मैं उस तरफ खड़ा हूं। अब मैं हूं लेफ्ट, तो मुझे हर चीज ही उल्टी नजर आती है। घरों के लॉक भी उल्टे लगे होते हैं, है ना? कभी गौर किया? लॉक राइट साइड पर लगे होते हैं, तो हम बेचारों को बड़ा भुगतना पड़ता है, हमें ऐसे करके खोलने पड़ते हैं। अच्छा जी, कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ बातें सुन लें। सबसे पहली बात यह है कि टैक्स जो है ना, जितनी बात हो रही है अब इनकम टैक्स की हो रही है, अब सेल टैक्स नहीं है, इट्स ओनली इनकम टैक्स। टैक्स जो है ना साल में एक दफा पे किया जाता है, ठीक है? इनकम टैक्स जो है वो साल में एक दफा बस पे किया जाता है। क्लियर होगी बात? ओके। किस टाइम पे किया जाता है, अगली बात मैं आपको समझाता हूं। एक कॉन्सेप्ट है यहां पर टैक्स ईयर का, जो कि आपके हैंडआउट पहले सफ़े की हेडिंग भी है। डिटेल बात वहां पे करेंगे, इतनी बात यहां पे करूंगा कि हमारा काम चल जाए। एक साल का टैक्स पे किया जाता है साल में एक दफा, और वो साल कौन सा होता है? हम 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, ये जो 12 महीने हैं ना, इन 12 महीनों को हम साल कहते हैं टैक्स के अंदर। ठीक हो गया? तो यहां पर हमने जनवरी टू दिसंबर नहीं देखना, हमने जुलाई टू जून देखना है। ठीक होगी बात? तो जो जुलाई से जून का साल होता है ना, इसको हम नाम देते हैं टैक्स ईयर का। ऑल्दो इसकी डिटेल्स हमने टैक्स ईयर वाली हेडिंग में अभी पढ़नी है, बहुत ज्यादा डिटेल्स वहां पर देखेंगे। आसान बात यह है कि 1 जुलाई से 30 जून तक का जो पीरियड है, जो 12 महीने का टाइम है, इसको हम टैक्स ईयर कहते हैं। और इस टैक्स ईयर का टैक्स साल में एक दफा पे किया जाता है। और ये कब पे किया जाता है, अगेन उतनी बात करूंगा जितनी काम आ जाए। जून के बाद जो सितंबर आता है ना, इसमें। ठीक हो गया? जून के बाद जो सितंबर आता है, इसमें पे किया जाता है। इसकी पूरी डिटेल्स चैप्टर 15 में मौजूद है, तारीखों के साथ। तारीखों के साथ वहां तारीखें भी लिखी हुई हैं। तो इतनी बात अभी नहीं कर रहे, बस आसान बात करते हैं कि जी इनकम टैक्स साल में एक दफा पे किया जाएगा, एक साल का पे किया जाएगा, और वो जो साल होगा उसे टैक्स ईयर कहेंगे, और वो टैक्स ईयर का टैक्स सितंबर में पे किया जाएगा। तो सर टैक्स ईयर का टैक्स साल में एक दफा सितंबर में पे किया जाएगा। जुलाई से जून टैक्स ईयर का जो टैक्स है वो साल में एक दफा सितंबर में पे किया जाएगा। सर किसी को कोई कंफ्यूजन?
किसी को कोई कंफ्यूजन? सब अच्छा है, ऑल गुड, ओके। सर हमारे कानून में ना, हमारे इनकम टैक्स के कानून में 3 तरह के लोग हैं जिन पे टैक्स लगता है, ठीक है। और ये जो 3 तरह के लोग हैं ना, लोगों को यहां पे पर्सन्स का नाम दिया गया है। लोगों को यहां पे पर्सन्स का नाम दिया गया है कि जो 3 तरह के पर्सन्स है ना, वो कौन कौन है। सर एक है जी इंडिविजुअल, एक है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, और एक है कंपनी। 3 पर्सन्स हैं हमारे इनकम टैक्स में, एक इंडिविजुअल हो गया, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो गया, और एक कंपनी हो गई। सर इंडिविजुअल से क्या मुराद है? इंडिविजुअल में आप आते हैं, मैं आता हूं, नवाज शरीफ साहब आते हैं, बाजवा साहब आते हैं, खान साहब आते हैं, इजाज भाई आते हैं, शौकत आता है, छोटा शौकत आता है, शदीद छोटा शौकत आता है, और मजीद छोटा शौकत आता है। ठीक है जी, ये सब लोग इंडिविजुअल्स में आएंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, जितने भी लोग पाकिस्तान में पार्टनरशिप बनाकर काम करते हैं उन्होंने भी टैक्स देना होता है। अब ये बात जरा समझिएगा, आप 2 दोस्तों ने मिलकर एक पार्टनरशिप रेस्टोरेंट बना लिया, इसके 2 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर ए और एक पार्टनर बी, ठीक है जी। अब गौर कीजिएगा, ये पार्टनरशिप एक अलग पर्सन है और ये इंडिविजुअल्स अलग पर्सन है। इसका मतलब है कि ये पार्टनरशिप बिजनेस अलग से टैक्स पे करेगा, ये अलग टैक्स पे करेगा, और ये अलग से टैक्स पे करेगा। तो 3 टैक्स पे होंगे यहां पे, एक पार्टनरशिप का और 2 इंडिविजुअल्स के। ठीक होगी बात? तो अगर आप पार्टनरशिप बनाकर कोई कारोबार करते हैं जिसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कहते हैं, तो उस पार्टनरशिप बिजनेस ने, उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने अलग से टैक्स पे करना है, और जो उसके पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअल बन गए, उन्होंने भी पे करना है। तो पार्टनरशिप भी पे करेगी, और जो उसके पार्टनर्स हैं जो कि असल में इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने भी पे करना। इसी तरह से कंपनी भी है, तो अगर कंपनी है इसने भी टैक्स पे करना है। तो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर्स, तो अगर कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए डायरेक्टर 1 और डायरेक्टर 2, कंपनी अलग से टैक्स पे करेगी, डायरेक्टर 1 अलग से टैक्स पे करेगा, और डायरेक्टर 2 भी अलग से टैक्स पे करेगा। तो इसका मतलब है 3 तरह के पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और कंपनी। हां, इंडिविजुअल की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, पार्टनरशिप की और कंपनी की नहीं होती, ये बस कागजों में होती है। तो जब आप पार्टनरशिप रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, तो एक कागज अलग से दिया जाता है और आपको कह दिया जाता है भाई ये बिजनेस है, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, प्रॉफिट निकालना और प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट करके पे कर देना। ठीक हो गया, ये हो गया पार्टनरशिप का टैक्स। फिर आपका अपना टैक्स क्या होगा? अगर आप कुछ पैसे कमा रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस के अलावा, हो सकता है कि नौकरी कर रहे हो सकता है कुछ और कर रहे हो, तो आप उस पर अलग से टैक्स पे करेंगे। तो वो पार्टनरशिप बिजनेस का हो गया और ये इनका हो गया। अब जैसे कॉलेज है, कॉलेज में मिसाल के तौर पे 4 पार्टनर्स हैं, एक कॉलेज की इनकम है, पहले कॉलेज उस पर टैक्स पे करेगा, उसके बाद जो पार्टनर्स कमाएंगे वो उस पर अलग से टैक्स पे करेंगे। बात समझ आ गई? तो कॉलेज एक एओपी हो गई मिसाल के तौर पे, अगर पार्टनरशिप है तो कॉलेज एक एओपी हो गई, उसका टैक्स, और जो उसके पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअल्स हो गए, उनका टैक्स। और अगर कॉलेज को कंपनी मान लें कि कंपनी है, तो कॉलेज का अपना टैक्स कंपनी का हो गया और उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनका अलग टैक्स हो गया। तो सर ये एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है, ये 2 फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, ये बस कागजों में होते हैं जनाब। उस पे भी अलग से टैक्स होगा। शेयर होल्डर्स इंडिविजुअल्स होते हैं ना,
करेंगे टैक्स पे। देखो भाई, बड़ी सिंपल सी जिंदगी यहां पे याद रखनी है। पैसा आने पे खुशी होगी, जब भी खुशी होगी ना, खुशी में हिस्सा देना पड़ेगा एफबीआर को, बस खत्म हुई बात। तो ये आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया। थोड़ा सा आगे चलेंगे, लेक्चर सुनेंगे तो आपको लगेगा यार यार वाकई ये तो ये हो रहा है, जहां पे मेरी इनकम हो रही है, जहां पे मुझे खुशी हो रही है, ये मुंह उठा के आ जाते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। तो तीन तरह के पर्सन हैं, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। तीनों ने अलग अलग टैक्स पे करना होता है, लकीली या अनलकीली ये फैसला आपने करना है। इसकी टैक्सेशन आपके कोर्स में नहीं। इसको खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, यह फैसला आपने करना है। कंपनी की टैक्सेशन आपके कोर्स में नहीं है, इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन हमारे कोर्स में है, और ये इंशाल्लाह हम बहुत ही ज्यादा डिटेल से देखेंगे। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई सवाल? एंटरप्रेन्योर्स, हाँ वो इंडिविजुअल में आते हैं। देखिए एंटरप्रेन्योर ना एक, आप समझ लें, पर्सन नहीं है, ये एक ओहदा कह लें या पेशा कह लें, वो है। तो डॉक्टर जैसे होता है ना, इंजीनियर जैसे होता है, वो इंडिविजुअल होता है, तो एंटरप्रेन्योर भी इंडिविजुअल ही होता है। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? सब अच्छा है? ओके। एक बात, एक टर्मिनोलॉजी और देखते हैं। सर, हुकूमत का काम होता है कानून बनाना, ये बातें ना चैप्टर 3 में भी लिखी हुई हैं। हुकूमत का काम होता है कानून बनाना, इंप्लीमेंट करना हुकूमत का काम नहीं होता, हुकूमत ने उसके लिए इदारे बनाए होते हैं। ठीक है, जैसे सेफ्टी का कानून हुकूमत ने बनाया, इंप्लीमेंट करेगी पुलिस। बॉर्डर्स का कानून हुकूमत ने बनाया, इंप्लीमेंट कौन करेगी? पाकिस्तान रेंजर्स। नॉर्मली बॉर्डर रेंजर्स के हाथ में होते हैं या आर्मी के पास होंगे। तो ट्रैफिक का कानून बनाया हुकूमत ने, इंप्लीमेंट कौन करेगा? ट्रैफिक पुलिस। मोटरवे पे कानून बनाया हुकूमत ने, इंप्लीमेंट कौन करेगा? मोटरवे पुलिस। तो टैक्स का कानून किसने बनाया? हुकूमत ने। इंप्लीमेंट कौन करेगा? एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये वो इदारा है जो हुकूमत के कानून को इंप्लीमेंट करता है। याद रखिएगा, एफबीआर कानून बना नहीं सकता, सिर्फ कानून को इंप्लीमेंट कर सकता है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि एफबीआर कानून बनाता है, ये बिल्कुल गलत है। कानून सिर्फ हुकूमत ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। तो हुकूमत कानून बनाएगी और एफबीआर उस कानून को इंप्लीमेंट करेगा। ठीक होगी बात? अच्छा, अब अगली बात, एफबीआर में होता कौन कौन है और तुम होते कौन और तुम हो कौन? यहां पे ना सबसे पहले होता है बोर्ड। बोर्ड होता है सबसे ऊपर, बोर्ड में कुछ लोग होते हैं जो मिलकर फैसले करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जी चीफ कमिश्नर। ये भाई साहब बड़े गुस्से वाले, ठीक है, लेकिन ये ना इतनी किसी को लिफ्ट नहीं कराते। इन्होंने ना अपना एक करंदा रखा होता है, कमिश्नर। ओए होए होए, अन्नी इसने मचाई होती है, इसने अन्नी मचाई होती है कमिश्नर ने। आपकी किताब के अंदर आपके जितने भी झगड़े होंगे ना, 95% इसके साथ हो रहे होंगे। ठीक है, इसमें नोटिस आ गया तो ये हो गया तो वो हो गया, गलती हो गई टैक्स डाल दो, यही भाई साहब होंगे फसाद की जड़। और मजीद इन्होंने आगे ना अपने कुछ चेले रखे होते हैं, एडिशनल कमिश्नर, फिर आते हैं जी डिप्टी कमिश्नर, फिर आते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, और फिर दूसरे ऑफिसर्स या इंस्पेक्टर्स जो इससे नीचे होते हैं। तो ये एक हायरार्की बनी हुई है एफबीआर की, जिसमें सबसे ऊपर बोर्ड होता है, फिर चीफ कमिश्नर होता है, फिर कमिश्नर होता है, और फिर एडिशनल कमिश्नर होता है, फिर डिप्टी कमिश्नर होता है, फिर असिस्टेंट कमिश्नर होता है, फिर ऑफिसर होता है, और फिर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ठीक है जी, तो ये सारे मिलके आपको पड़ जाते हैं। आप अकेले इंडिविजुअल नन्ही सी जान, और आपको पकड़ लेते हैं और कहते हैं टैक्स तो दो, टैक्स क्यों नहीं दे रहे, तो फिर आपका इनसे झगड़ा होता है। क्लियर होगी बात?
कुछ बातें आपको मज़ीद क्लैरिफाई कर दूं, ये वो बातें हैं, ये वो सवाल हैं जो स्टूडेंट अपनी ज़हन में कन्फ्यूजन लेके बैठा रहता है। पहले से क्लैरिफाई कर दूं कि टैक्स हमेशा ना इनकम पे लगता है, ठीक है। जो भी इनकम आप कमाएंगे उस पे टैक्स लगेगा। आप खुद वो टैक्स कैलकुलेट करके एफबीआर को जमा करवाते हैं, खुद से खुद कैलकुलेट करेंगे टैक्स कितना बनता है और एफबीआर को जमा करवा देंगे। जो जमा करवाते हैं ना उसको कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, गोशवारा। अक्सर आपने ये टीवी पे या कहीं सुना होगा कि रिटर्न जमा करवाने का समय हो गया है, इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने की आखिरी तारीख ये है। वो आपने खुद जमा कराना होता है, उसके बाद उसको चेक किया जाता है इन लोगों की जानिब से जिनके नाम मैंने भी आपको लिख के दिए। अगर वो ठीक हो तो सब अच्छा है, लेकिन अगर उसमें कोई मसला मसाइल उनको नजर आ जाए ना, फिर इनमें से कोई बंदा ना आपको एक खत भेजता है, आपका रिटर्न मिली, पढ़ के बहुत खुशी हुई, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। मैं आपकी तवज्जो एक ऐसी इनकम की जानिब दिलाना चाहता हूं जो कि ज्यादा बनती थी लेकिन आपने कम लिख दी है। तो जरा आए तो सही, आपको चाय पिलाते हैं अपने दफ्तर में, समझ रहे। तो फिर वो आपको खत भेजते हैं और फिर कार्रवाई का आगाज होता है। फिर कार्रवाई आगे किस तरफ जाती है, चैप्टर 15 में पूरी कहानियां लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से होता है कि हम खुद अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं, हम खुद उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं और हम खुद जाकर एफबीआर को जमा कराते हैं। उसके बाद एफबीआर उसको चेक करता है, ठीक है तो सब अच्छा है, गलती है तो फिर बात आगे केसेस अदालतों में चली जाती है। ठीक होगी बात। दिस इज द प्रोसेस। अच्छा, दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स ना ये सोच के, ये समझ के पढ़ते हैं कि सर देखें एफबीआर को क्या पता हम क्या कमा रहे हैं, हम अगर उसको ना बताएं, हम अगर ये इनकम ना शो करवाएं। देखें सर, अगर आप ये सोच के टैक्स पढ़ेंगे ना तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक होगी बात। डॉक्टरी में आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि मरीज बच जाए। अगर आप ये सोचेंगे ना सर अगर मरीज पहले से ही मरा हो तो फिर फायदा। तो इसीलिए ना ये सोच के टैक्स मत पढ़िएगा कि सर ये ना जरा हम अगर ये ना बताएं उसको कैसे पता लगेगा। सर आप एक सच्चे और दयानतदार मुसलमान भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं, आपने हर चीज बिल्कुल सच्ची सच्ची ईमानदारी से अपनी टैक्स कैलकुलेशन में शामिल कर कर तो हुकूमत को, एफबीआर को बतानी है। ठीक है, तो ये सोचकर पढ़ेंगे ना तो फिर जरा जिंदगी भी सुकून में रहेगी और चीजें भी समझ आएंगी। हाँ, कल को जब क्वालिफाई कर गए उसके बाद जो करना है करें, नहीं बताना होगा मत बताइएगा, वो आप जाने और एफबीआर जाने। लेकिन फिलहाल क्लास में हम ये सोच के पढ़ेंगे कि वी आर ऑनेस्ट, और एक एक चीज हम खुद जाकर एफबीआर को बताएंगे कि एफबीआर तुम्हारे कानून में लिखा हुआ था कि ये चीज इनकम है, लो मैंने इनकम में ऐड कर दिया। तुमने कहा था कि ये एक्सपेंस है, लो मैंने एक्सपेंस में ऐड कर दिया। ठीक होगी बात। तो ये जहन बनाकर तो हम इसको पढ़ेंगे। सर यहां तक कोई सवाल? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, नॉन रजिस्टर्ड, ये मैं बता दूं, सवाल हुआ कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड बंदा होता है। देखिए सर, ये ना इंट्रो वाली अकाउंटिंग, पीआरसी की अकाउंटिंग वाली बात है। हो सकता है आप में से किसी ने वहां पे देखी हो कि पाकिस्तान में ना कारोबार करने के 3 तरीके होते हैं। अगर मैं सिर्फ कारोबार की बात करूं, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर अकेले काम कर रहे हैं ना तो आपने एफबीआर के पास जाके रजिस्टर होना है। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं ना तो पहले आप रजिस्ट्रार के पास जाके अपनी पार्टनरशिप रजिस्टर करते हैं और उसके बाद फिर आप एफबीआर जाते हैं। और आखिर में अगर आप कंपनी हैं तो आप एससीसीपी के पास जाके अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं और उसके बाद फिर एफबीआर के पास जाते हैं। ये सारी बातें हुई थी। ओके, नहीं भी हुई थी तो चले मैंने सरसरी सी बता दी। सर रजिस्टर होना इज मैंडेटरी, चैप्टर 15 में है, सेक्शन 114। वहां पे लिखा हुआ है कि किन किन लोगों के ऊपर लाजिम है कि उन्होंने रजिस्टर होना। रजिस्टर होने का तरीका क्या है? सर जैसे आप लोग आई कैब के साथ रजिस्टर होते हैं ना, कुछ कागजात लेके जाएंगे, आई कैब शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे, ये चीज़ ले आओ, ये चीज़ ले आओ, कागजात ले जाएंगे, वो सारा वेरीफाई करेंगे और आपको रजिस्टर कर देंगे। ऐसे ही होगा। बिल्कुल यही तरीका है एफबीआर के साथ रजिस्टर होने का।
शनाख्ती कार्ड ले जाएं, 2-4 चीज़ें ले जाएं और उनको कहें कि सर मैं रजिस्टर होना चाहता हूं, वो आपको रजिस्टर कर देंगे। अच्छा, अगेन वही बात, अब आप कहेंगे मैं क्यों जाऊं? सर अगर आप सेक्शन 114 में जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है, चैप्टर 15 में जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि इन इन लोगों ने रजिस्टर होना है, अगर आप उसमें फॉल करते हैं ना, तो आपको एफबीआर जाके रजिस्टर होना पड़ेगा, लाजमी होना पड़ेगा। और हम क्लास में यही सोचेंगे कि भाई ये फॉल कर गया इस क्राइटेरिया में, ये शनाख्ती कार्ड लेके एफबीआर के दफ्तर गया होगा और वहां जाके इसने रजिस्ट्रेशन करा ली होगी। अगर आप नहीं होते तो सर आप सजा के मुस्तहिक है। एफबीआर आपको पकड़ लेगा और कहेगा सर हमें पता लगा। अब देखिए, खुद सोचें, क्रिस्टियन कॉलेज यहां पे चल रहा है, ये रजिस्टर नहीं होते एफबीआर के साथ, भाई हम क्यों हो? 50-100 बंदा एफबीआर का गुजरता होगा यहां से, देखता नहीं होगा यार ये कारोबार चल रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, एफबीआर में कहीं इनका नाम नहीं आ रहा। तो फिर वो रेड करते हैं, छापा मारते हैं और कहते हैं हाँ भाई किधर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराई, फिर ये मामलात हो जाते हैं। और बिल्कुल एफबीआर वालों को इजाजत है, वो छापा मार सकते हैं, वो रेड कर सकते हैं, बल्कि अब तो गिरफ्तार करने की भी प्रोविजंस आ चुकी हुई हैं कि अगर वो चाहे ज्यादा आंखें आप दिखाएंगे वो आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे, अरेस्ट भी हो जाता है बंदा। ठीक है, तो रजिस्टर होना लाजमी है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। और अगर आपका रजिस्टर होना बनता है लेकिन आप रजिस्टर नहीं हुए तो उस पर पेनल्टीज भी पड़ जाती। ठीक होगी बात? अब कुछ बात क्लियर हुई? तो सर ये पूरा तरीकेकार है कि आप अगर इनकम कमा रहे हैं और आप सेक्शन 114 में फॉल करते हैं, क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो चुप करके उठें, एफबीआर जाएं और अपने आप को रजिस्टर करा लें। ठीक है, इससे पहले वो आपके पास पहुंचे, आप उनके पास पहुंच जाए, क्योंकि अगर वो पहुंच गए ना, वो फिर लेके आएंगे बंदे और एक काले रंग की गाड़ी, और फिर आगे आप खुद समझदार हैं, उसमें पिक तो होती है, ड्रॉप नहीं होती, वो फिर जरा मसले मसाइल हो जाते हैं। ठीक हो गया सर? यहां तक इन बेसिक सी बातों में जो आपको बस कुछ टर्मिनोलॉजी बताई, इसमें अगर कोई सवाल है तो बताइए। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, आगे चलते हैं। मेरे पास 15 मिनट हैं अभी, मैं कोशिश करता हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा सा मैं ज़रा कंप्लीट करा दूँ। अच्छा भाई, एक कॉन्सेप्ट है हमारे कानून में रेजिडेंट इंडिविजुअल का। ये कॉन्सेप्ट क्या है ये तो हमें पढ़ने भी पता लगेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसमें हिंट दे देता हूँ कि अगर किसी शख्स ने अपना टैक्स कैलकुलेट करना है ना, तो उसको चाहिए होती है अपनी सारी की सारी इनकम्स। ठीक है, चूंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम के ऊपर टैक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें अपनी इनकम्स चाहिए। अब एक सवाल यह पैदा होता है कि हो सकता है एक शख्स ढेर सारी इनकम्स कमा रहा हो, पाकिस्तान में भी कमा रहा हो, पाकिस्तान से बाहर भी कमा रहा हो, तो सर फिर उसके लिए क्या सारी इनकम्स करनी पड़ेंगी या कौन सी इनकम्स करनी पड़ेगी? जरा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। इससे पहले कि हम इस बात का जवाब लें कि उसकी कौन कौन सी इनकम पे टैक्स होना है, हम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल की। ये डेफिनेशन पढ़ लेंगे ना, उसके बाद इस बात का जवाब देंगे कि उस शख्स ने अपनी कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देना है, क्या पाकिस्तान वाली या पाकिस्तान से बाहर वाली भी। तो वो बात तो पीछे रह गई, पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, समझते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल होता क्या है, उसके बाद जाके देखते हैं कि इसने टैक्स कौन सा देना है। तो सर टर्मिनोलॉजी है रेजिडेंट इंडिविजुअल की। अगर आप इस पे देखेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे, तो 1 2 3 3 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है, और तीसरे के आगे 2 बुलेट्स हैं, टोटल 4 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। सर जी अगर इन चारों में से कोई एक क्राइटेरिया भी आपने पूरा कर दिया,
इन चारों में से कोई एक क्राइटेरिया भी आपने पूरा कर दिया तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाएंगे, आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल कह दिया जाएगा। ओके, रेजिडेंट इंडिविजुअल के साथ लिखा हुआ है सेक्शन 82। ये नंबर्स याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पेपर में कहीं आपने सेक्शन नंबर नहीं लिखने, या वो आपसे ये सवाल नहीं कर सकता कि व्हाट इज सेक्शन 82, रीड राइट डाउन द रूल्स इन सेक्शन 82, ऐसा कोई सवाल नहीं आ सकता। सेक्शन नंबर याद करने की कतअन जरूरत नहीं है, ये बस इसलिए लिखे गए कि अगर आपको लगे कि किताब गलत है तो आप कानून में जाएं, सेक्शन 82 देखें और इसके साथ कंपेयर कर लें कि आप वहां पे भी यही बातें लिखी हैं जो यहाँ पे लिखी हैं, और मैं आपको ये मैच करवाऊंगा। वैसे ही कानून तो आपको दिखाना ही है ना, असल कानून देखा तो होगा कम से कम आपने, तो आपको असल कानून दिखाऊंगा और इसी सेक्शन को मैच करके भी दिखा दूंगा कि इसकी जबान वहां पर क्या लिखी है और यहां पर क्या लिखी हुई। ठीक है, तो सर चार बातों में से कोई एक बात भी पूरी हो गई तो आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल का नाम दे दिया जाएगा। एन इंडिविजुअल शेल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर। एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट इंडिविजुअल कहा जाएगा एक टैक्स ईयर में अगर इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में मौजूद है कितने अरसे के लिए, जंप मारे 183 डेज और मोर इन द टैक्स ईयर। क्या होता है, जुलाई से जून, जुलाई से जून लिखवाया वो कहता है कि जुलाई से जून के जो 12 महीने, अगर इन 12 महीनों में आपका स्टे पाकिस्तान के अंदर 183 डेज या उससे ज्यादा हो जाए तो आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल कहा जाएगा। तो इसका मतलब है कि अभी खत्म हुआ है यकम जुलाई 25 से 30 जून 26, ऐसे ही है ना। ओके सर, यकम जुलाई 25 से 30 जून 26, मैं एक एग्जांपल बनाता हूं आपके सामने। एक शख्स यकम जुलाई 2025 से लेकर 28 जनवरी, बल्कि 31 कर लें, 28 क्या करना, 31 जनवरी 2026 तक पाकिस्तान में रहा, पाकिस्तान में रहा। बताएं कितने दिन बनते हैं आप लोग करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 7 महीने, 7 इंटू 30 210। नहीं करना ऐसे, ऐसे नहीं करना। सर जी जुलाई में कितने दिन रहा ये, 31, अगस्त में कितना रहा 31, सितंबर में कितना रहा 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। सर एक एक दिन गिनना है, उंगलियों पे या कैलकुलेटर पे। ये नहीं करना कि नंबर ऑफ मंथ्स को 30 से मल्टीप्लाई करके तो दिन निकाल दें, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके सामने ऐसी मिसालें एक दो बनाऊंगा जिसमें इस तरह करने से जवाब गलत आ रहा होगा, तो आपको एक एक दिन गिनना पड़ेगा। बात समझ आ गई, एक एक दिन आप गिनेंगे, आप नंबर ऑफ मंथ्स को 30 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो सर कितने दिन बने जरा बताएं, टोटल करें, 1 2 3 4 5 6 7, 210, 11 12 13 14 15, 215 ले सर, 183 से ज्यादा हो गए तो ये भाई साहब रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। सॉरी, ठीक है, ये भाई साहब रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को मसला होता है, उनको पता नहीं होता किस महीने में 30 दिन है, किस महीने में 31 है। कोई है आप में से ऐसा जिसको ये प्रॉब्लम है? और किस किस को है? ये बड़ा अच्छा, ये देखें, ये ऐसे है ना, ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, ये देखें इधर से गिने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो महीने ऊपर आए 31 के, जो नीचे आए 30 के, सवाए फरवरी के। अब जरा करें ट्राई, खुद ट्राई करें, गिने महीने, गिने जरा, खुद हिसाब करें। हाँ, जनवरी, वापस शुरू हो जाए, अगस्त शुरू से,
हाँ अगस्त, ऐसे ही है, दिसंबर ऊपर आया ना, दिसंबर 31 का होता है। ठीक है सर, बड़ी अच्छी अच्छी निशानी है ये। तो अब आप लोगों ने जिंदगी भर ऐसे याद रखना है, सवाल आए ना पेपर में रेजिडेंट इंडिविजुअल का, और इन्विजिलेटर सामने ऐसे कर लेना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक, इजी हो गया, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आराम से गिनिएगा और दिन गिन के यहां पर लिख दीजिएगा। ठीक होगी बात, कोई मसला यहां तक? अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और है, वो भी आपको बता दूं, ये मिटा दूं ये, मैंने आपके सामने टाइम पीरियड लिखा है 1 जुलाई 25 से लेकर 31 जनवरी 26 तक, ऐसे ही है सर। टैक्स ईयर मैंने आपको कहा जुलाई से लेके 30 जून तक का टाइम होता है, ऐसे ही है सर। अगर ये 1 जुलाई 25 से 30 जून 26 तक का टाइम है ना, इसको कहेंगे कि ये टैक्स ईयर है। कौन से वाला टैक्स ईयर है? इसको कहेंगे टैक्स ईयर 2026 है। ये जो आखिरी होता है ना, जहां पे खत्म हो रहा होता है, ये वही होता है। अगर मैं आपके सामने मिसाल रखूं कि साल है 1 जुलाई 19 से लेके 30 जून 20, सर ये कौन सा टैक्स ईयर है? टैक्स ईयर 20। ठीक है, फिर मजीद एग्जाम्पल करते हैं, 1 जुलाई 14 से 30 जून 15, ये कौन सा टैक्स ईयर है? 15। तो हर टैक्स ईयर को ना हमने एक नाम देना है, नाम देना, और बड़ी आसान बात है, 30 जून जिस साल का होगा वही टैक्स ईयर होगा। अगर मैं कहूं 1 जुलाई 2007 से लेके 30 जून 2008 है, तो कौन सा टैक्स ईयर है? 2008। अगर मैं कहूं 1 जुलाई 11 से 30 जून 12 है, फिर 2012। 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 है, 19। ठीक होगी बात? तो आपका टैक्स ईयर 30 जून पे जिस साल में खत्म होगा वही टैक्स ईयर होगा। अभी कौन सा टैक्स ईयर खत्म हुआ है? 2026। और अभी कौन सा चल रहा है? 27। हम 2027 चला रहे हैं। 1 जुलाई 26 से लेके 30 जून 27 को खत्म होगा ना, तो इस वक्त हम टैक्स ईयर 27 में खड़े हैं, और 26 अभी खत्म हुआ है। ठीक है, और 26 की रिटर्न वो मैंने मिटा दिया, नहीं लिखा हुआ है। 26 की रिटर्न अभी सितंबर में अगले महीने जाएंगी, लोग कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, अपनी इनकम्स पिछले साल की निकाल रहे होंगे, और टैक्स जमा अगले महीने वो करवा देंगे। ठीक होगी बात? ओके हो गया? तो सर एक बात ना आपने जहन में रखनी है रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में, कि रेजिडेंट इंडिविजुअल का सवाल आपको जब भी आएगा ना, वो आपको एक टाइम पीरियड बता देगा कि भाई 1 जुलाई 25 से लेकर 31 जनवरी 26 तक बता दो ये रेजिडेंट है या नहीं है। सर रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है ना, वो हमेशा एक टैक्स ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है, यानी कि वो आपसे सवाल पूछेगा कि 1 जुलाई से लेके 31 जनवरी तक आप पाकिस्तान में रहे, बताएं टैक्स ईयर 26 में आप रेजिडेंट थे या नहीं थे। ये वो आपसे सवाल पूछेगा। अगर वो आपको कह देना डाटा ये दे, और कहे बताओ टैक्स ईयर 25 में रेजिडेंट थे कि नहीं थे, आप कहेंगे डाटा तो दो, टैक्स ईयर 25 का डाटा तो दो। तुमने डाटा दे दिया टैक्स ईयर 26 का, पूछ रहे हो 25 के बारे में। तो आई कैप ना ऐसी शरारतें बहुत करेगा पेपर में, वो आपको डाटा किसी और साल का देगा, टैक्स ईयर कोई और पूछ लेगा। तो आंखें खुली रखनी है कि जिस टैक्स ईयर का पूछा है मैंने वही वाला पीरियड उठाना है। क्लियर होगी बात? एग्जाम्पल बनाता हूं और लेट्स अज्यूम 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 25 से लेके 30 सितंबर 25 तक ये भाई साहब पाकिस्तान में रहे। बताएं रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? बताएं, गिने महीने, जनवरी से लेकर सितंबर तक गिने महीने, दिन गिने। 25, ये ले टैक्स ईयर 25 पे बताएं रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? जी
कैसे कैलकुलेट नहीं कर रहा यार, ज़बानी बता रहे, ऐसे नहीं करते टेक्स्ट में। हाँ जी कैलकुलेट करें, लिखे महीने, दिन गिने, मतलब मर्जी है आपकी, मर्जी है आपकी। अब आप CAF में आ चुके हैं। नहीं उधर PRC कहते थे, इधर CF नहीं कह सकते। हाँ तो कहे ना CAF में आ चुके हैं, इधर कैफ कैफ लगे रहते हैं। उधर पर्क पर्क क्यों नहीं कहते थे, मैं पर्क कर रहा हूं। हाँ जी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, दिन गिने, एवं नॉन रेजिडेंट गिने। जनवरी के कितने दिन, फरवरी के कितने दिन, मार्च के, अप्रैल के, मई के, जून के, जुलाई के, अगस्त के और सितंबर के। करे टोटल, करे टोटल। ओ अच्छा, वो बच्चे कह रहे हैं ऑनलाइन वालों कि टैक्स ईयर 25 आपने पूछा है। टैक्स ईयर 25 तो ना 30 जून 25 को खत्म हो गया था, उसके बाद तो 26 शुरू हो गया है। आपने सवाल 25 का पूछा है तो ये 3 महीने तो आने ही नहीं, बस यही 6 टोटल होने हैं। यूं करता है आईकैप, डाटा आपको 2 साल का दे देगा, पूछ लेगा 1 साल। तो फिर आपको जहन में रखना है कि भाई ये डाटा 2 साल का है, मुझे 30 जून तक रुक जाना है। मैं यकम जनवरी से 30 जून तक का डाटा लूंगा, उसके बाद वाला डाटा नहीं लूंगा। तो प्लीज पेपर में ये चीजें जरा ध्यान में रखनी है। जब भी रेजिडेंट का सवाल आएगा ना तो टैक्स ईयर लाजमी होगा, उसके बगैर सवाल नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक होगी बात। तो सबसे पहले टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टैक्स ईयर पूछ रहा है, 12 महीने आइडेंटिफाई करने हैं, और फिर देखना है क्या इन 12 महीनों में भाई साहब कितना अरसा पाकिस्तान में रहे। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया, टैक्स ईयर क्लियर हो गया। अच्छा आखिरी बात करते हैं, फिर बाकी बातें कल करेंगे। सर मुझे बता दें कि एक शख्स यकम सितंबर 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक पाकिस्तान में रहा, टैक्स ईयर 24 के हिसाब से बता दें रेजिडेंट है कि नहीं है। दिन गिन के बता दें, उसी तरह लिखें, महीने बनाएं और बता दें। जी जी सर, ये सवाल है सर, ये सवाल है। यकम सितंबर 23 से 31 मार्च 24 तक भाई साहब पाकिस्तान में रहे, तो बता दें सर जी टैक्स ईयर 24 के हिसाब से इज ही रेजिडेंट और ही इज नॉन रेजिडेंट। नॉन कितने दिन बने हैं, 182। ओके सबके 182 बने हैं। ओके आइए दिन गिनते हैं। सितंबर के कितने, अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। यहां मार खा गए ना मेरे दोस्त। फरवरी कौन सी है, 2024 लीप ईयर है। 24 लीप ईयर है ना। वो लीप ईयर पता क्या होता है सर, हर 4 साल के बाद ना एक ऐसा फरवरी आता है जिसके 29 दिन होते हैं। और वो 4 साल कौन से होते हैं, ये देखें 2024 है ना, जिस साल के आखिरी 2 डिजिट 4 पे डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता। 24 है, उसके बाद 28 है, फिर 32 है, फिर 36 है, 26 नहीं है। 26 के आखिरी 2 डिजिट 4 पे डिवाइड नहीं होते। तो जिस साल के आखिरी 2 डिजिट्स 4 पे डिवाइड हो जाएं वो लीप ईयर होता है। और लीप ईयर में फरवरी के कितने दिन लेने हैं आपने, 29। ये भी आंखें खुली रखनी है पेपर में कि कहीं लीप ईयर तो नहीं आ गया। तो अब गिने कितने दिन बनते हैं, 3 बन गए। देखें एक गलती की नहीं, हाँ ज्यादा बनते हैं, सॉरी 213। ठीक हो गया, ऑल गुड। तो सर आज जो बातें पढ़ी उसमें
रेजिडेंट स्टेटस जो हमने पढ़ा रेजिडेंट इंडिविजुअल का, उसमें हमने ये बात देखी कि एक तो टैक्स ईयर देखना है, अपना ही टैक्स ईयर उठाना है, कोई दूसरा टैक्स ईयर ना उठा लीजिएगा, और लीप ईयर का ध्यान रखना है 183 दिन कैलकुलेट करते हुए। क्लियर होगी बात? सर यहां तक अगर कोई सवाल है, अभी ये रेजिडेंट इंडिविजुअल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पढ़ना नहीं है, जाके आपने कुछ नहीं पढ़ना, बस ये जो है ना, बस सीसी को नजर मार लीजिएगा, अभी कानून पूरा नहीं हुआ, इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं जो भी आपको बतानी है, और भी 2-4 एग्जांपल्स हैं जो कि आपको करवानी है। क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।